वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका नेक्स्ट टॉपिक विच इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सो उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा कि अगर अब हमारे पास दो चार्जेस हों Q1 एंड Q2, सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और वो फोर्स दो तरह की होती है, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। रिपल्सिव कब होगी? जब दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हुए, सपोज दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव हुए। हमने मान लिया ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो एक दूसरे पे ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, दैट इज रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब ये हो गया इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी और इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। और इस फोर्स को हमने नाम भी दिया था, इस फोर्स को हम नाम देंगे, ये फोर्स किस पे लग रही है? Q1 पे लग रही है। कौन लगा रहा है? Q2, सो F12 इसका नाम हो जाएगा। पहले वो वाला नंबर लिखना है जिस पे फोर्स लग रही है, दूसरा वो वाला नंबर लिखना है जो फोर्स लगा रहा है। सो दिस फोर्स इज F12, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड। सिमिलरली इस फोर्स का आपका नाम हो जाएगा F21। ठीक है, बस लिखने का तरीका है, इससे हमें पता चल जाता है ये फोर्स है ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स होगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन देखो इक्वल नहीं होगी। ये किस केस में होगा? लाइक चार्जेस के केस में। फिर हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था कूलम्स लॉ को। सो अगर वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ तो F21 विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, हमने ये लिखा था K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्केयर R21 स्केयर एंड यूनिट वेक्टर R21। ये यूनिट वेक्टर हमें इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, इसलिए हम लिखते हैं। ठीक है, ये किस केस में? लाइक चार्जेस के केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर दोनों चार्जेस कैसे हुए? लाइक चार्जेस हुए, देन कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो फोर्स होगी F12 दिस मस्ट बी इक्वल टू K। K क्या होता है? K इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 1/4πε0। ठीक है, और ऐसा सिस्टम में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, ये भी बताया था। ε0 मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम अगर कौन सा हुआ? फ्री स्पेस हुआ, परमिटिविटी या फ्री स्पेस है ये। ओके, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। अब सिमिलरली इस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F21 विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा बट डायरेक्शन सेम नहीं होगी। सो K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R12 स्केयर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। देख लो, ये यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ये हम किस लिए लिखते हैं? ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। देखो मुझे बताओ, F12 की हमने डायरेक्शन पहले से ही ड्रा कर रही थी, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो ही तरह की होती हैं, या तो रिपल्सिव होंगी या अट्रैक्टिव होंगी। अगर रिपल्सिव हुई तो बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, अट्रैक्टिव हुई तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो हमने डायरेक्शन पहले ही बना दी थी। अब क्रॉस चेक करते हैं क्या ये वेक्टर सही डायरेक्शन दे रहा है नहीं हमें। देखो ये वेक्टर क्या है? R21, दैट इज ये कह रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन है वो 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ। और हमने जब फिगर में देखा तो 2 से 1 की तरफ ही है। देखो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ, दैट इज 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, यही डायरेक्शन हुई ना, 2 से 1 की तरफ। सो ये हमें सही डायरेक्शन बता रहा है। सिमिलरली इस फोर्स की डायरेक्शन ये क्या बता रहा है? R12, दैट इज 1 से 2 की तरफ। सो 1 से 2 की तरफ, इस तरफ और इसी तरफ है इसकी डायरेक्शन। देख लो F21 की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, दैट इज 1 से 2 की तरफ है। 1 से 2 की तरफ चलेंगे तो इस तरफ आएगी ना डायरेक्शन, और F21 की डायरेक्शन भी यही है। लेकिन अगर चार्जेस आपके पास कैसे हुए? अनलाइक चार्जेस हुए तो कॉलम्स लॉ को फिर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो अगर अनलाइक चार्जेस हुए, दैट इज एक पॉजिटिव हुआ, वही चार्जेस मैंने लिए, मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूँ। देखो यहाँ भी Q1 था, यहाँ भी Q1 है, यहाँ भी Q2 था, यहाँ भी Q2 था, बस डिफरेंस ये है यहाँ मैं Q2 माइनस का ले रहा हूँ और इनके बीच का डिस्टेंस भी सपोज आ रही है। अब इन पे फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन होगी जो इस पे फोर्स लगेगी वो, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ भागेंगे, सो ये इस तरफ भागेगा, सो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ये आपकी फोर्स आ गई F12। ये किस पे लग रही है? 1 पे लग रही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से कुछ, और उसको हम नाम देंगे F21, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस केस में? F12 हो जाएगा आपका K टाइम्स, मैग्नीट्यूड सेम होगा बस डायरेक्शन, इससे डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R12 स्केयर एंड R12 यूनिट वेक्टर। ये पूरा हमने डिराइव भी किया था कॉलम्स की वेक्टर फॉर्म में, आप चाहे तो देख लेना। देख लो आप यहाँ पे F12 की डायरेक्शन इस तरफ है, हम देखते हैं कि यहाँ से ये डायरेक्शन सही दे रहा नहीं दे रहा। R12 है यहाँ पे, दैट इज इस फोर्स की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, और फिगर में देखो इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। सिमिलरली F21 की वैल्यू आपकी हो जाएगी K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R21 स्केयर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। देख लो ये इस फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है कि 2 1 की तरफ ही फोर्स की डायरेक्शन है, और देख लो F21 की डायरेक्शन किस तरफ है? 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। सो सिंपली आपको ये याद रखना है, लाइक चार्जेस में अगर कॉलम्स लॉ को आपने लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो जो नंबर यहाँ पे होगा उसका अपोजिट नंबर इनके साथ आएगा। देखो यहाँ 1 2 था, यहाँ 2 1 और 2 1 आ गया,
यहाँ 2 1 था तो यहाँ पे 1 2 और 1 2 आ गया। और अगर हुए अनलाइक चार्जेस तो सेम नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ पे होगा F12 की डायरेक्शन F12 यहाँ पे 1 2 1 2 आएगा, ठीक है। और F21 फोर्स की डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर के साथ भी R21 21 आएगा। सो अनलाइक चार्जेस के केस में सेम नंबर लिखना है और लाइक चार्जेस के केस में अपोजिट नंबर लिखना है, ठीक है। सो कूलम्स लॉ को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और उस फोर्स की डायरेक्शन भी बता सकते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख के इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चार्जेस हुए देन क्या करेंगे हम, देन वी विल यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सपोज काफ़ी सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है, 3 चार्जेस हैं और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा है Q0। अब मैं बोलूँ कि Q0 पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, Q0 पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करता है ये चार्जेस कैसे। हम मान लेते हैं ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेगा इसको, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। ये जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ये जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन, क्योंकि रिपेल करेगा ना, दूर भगाएंगे इसको। सो ये जो फोर्स लगाएगा इस पर उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब इन फोर्सेस को मैं नाम भी दे सकता हूँ। ये फोर्स किस पे लग रही है, Q0 पे लग रही है। कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। सो इसका नाम हो जाएगा F01 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। इस फोर्स का नाम Q0 पे लग रही है, Q2 लगा रहा है, सो F02। इस फोर्स का नाम Q0 पे लग रही है, Q3 लगा रहा है, F03। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। क्या कहता है कि नेट फोर्स जो होगी किसी भी चार्ज पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, नेट फोर्स will be equal to vector sum of all individual forces। बस इतना ही कहता है आपका कौन सा ला प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ये जो 3 फोर्सेस आपने निकाली हैं इनका कर दो वेक्टर सम नहीं वेक्टर सम, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इनको वेक्टर की तरह ऐड करना है, इसलिए लिखा है वेक्टर सम। वेक्टर को वैसे नहीं ऐड करते कि 2 + 2 = 4। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा था ना। 2 वेक्टर्स हैं, सपोज आपके पास A एंड B और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो A + B नहीं होगा, ऐसे नहीं ऐड करेंगे, ऐसे स्केलर्स को ऐड करते हैं। इनका वेक्टर सम हो जाएगा √A² + B² + 2AB cos थीटा। ये फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना। वो डायरेक्शन हो जाएगी, जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा इनका ऐड करके इसकी डायरेक्शन होगी इनके बीचों बीच से जाएगा ये, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर 3 वेक्टर है उनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, ये 3 वेक्टर हैं A B C, कैसे निकालोगे, तो पहले मैं A और B का रिजल्टेंट निकालूंगा, वो ऐसे जाएगा, फिर उस रिजल्टेंट को ऐड कर दूंगा C के साथ, ठीक है, वही फार्मूला लगा के, तो 2 बार फार्मूला लगेगा। सो वेक्टर सम करना है आपको। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, it states that the net force on a charge due to a number of charges will be equal to the vector sum of individual forces। बस इतना ही कहता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इस टॉपिक को हम बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बिकॉज यहाँ पे 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं। जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा चार्जेस होंगे वहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। सिंपल ये कहता है कि जो नेट फोर्स होगी वो वेक्टर सम होगी ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 सो ऑन टू Q1। सपोज हमारे पास n चार्जेस है और एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। इन सभी की वजह से हमें फोर्स फाइंड करनी है। एक चार्ज और है Q0, इस Q0 पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, ये हमें फाइंड करना है। सो ये हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। हम मान लेते हैं इन सभी चार्जेस के जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था। सेकंड चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 एंड सो ऑन, इसका पोजीशन वेक्टर Rn है। सिमिलरली Q0 का पोजीशन वेक्टर को R0 से डिनोट करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन से कोई पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्स। सो ये आपकी आ गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास Q1, यहाँ पे आपके पास Q2, यहाँ पे आपके पास Q3 और यहाँ पे आपके पास Qn, ठीक है, सो ऑन टू Qn। काफ़ी सारे चार्जेस हैं, हमें फाइंड करना है इन सभी चार्जेस की वजह से एक टेस्ट चार्ज है Q0, उस पर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। सो इनके मैं पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे चार्ज Q1 रखा हुआ है उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, वो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। उसको हमने R1 माना है तो R1 लिख दो। सिमिलरली Q2 का पोजीशन वेक्टर को हमने R2 माना है तो ये हो जाएगा आपका R2। सिमिलरली Q3 के पोजीशन वेक्टर को हमने R3 माना है तो ये हो जाएगा आपका R3।
और क्यू एन का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर एन, ठीक है, और क्यू नॉट का पोजीशन वेक्टर को हमने माना आर नॉट, ठीक है, ये हमने फिगर बना दी। अब क्यू नॉट पे कितनी फोर्सेस लगेंगी, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, ये क्या कहता है, वेक्टर सम कर देना सबका बस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन टू Qn विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल फोर्सेस, सबका वेक्टर सम कर देना आपने। सो नेट फोर्स जो Q नॉट पे लगेगी, F नॉट से हम उसको डिनोट करेंगे, that will be equal to sum of all the other forces, individual forces। so Q नॉट पे कौन फोर्स लगाएगा, Q1 लगाएगा, उस फोर्स का सपोज ये सारे चार्जेस हमने पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है, ये सभी Q नॉट भी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, Q नॉट इस पे इस तरह से फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन हम यहाँ नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिगर पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। सो डायरेक्शन देख लो, Q1 रिपेल करेगा इसको, ये डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। सो वो फोर्स हो जाएगी, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किस पे लग रही है, Q नॉट पे, तो F01 हो जाएगी वो फोर्स, ऐसे लिखते हैं ना, जिस चार्ज पे फोर्स लग रही है और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q1, सिमिलरली प्लस Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो सबका वेक्टर सम कर दिया हमने, प्लस Q3 भी लगाएगा एंड प्लस सो ऑन टू Qn भी लगाएगा, F0n। अब इन सब के फार्मूले पुट कर दो, इन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को यूज करके दो चार्जेस के बीच की फोर्स किसकी इक्वल होती है, देखो Q नॉट और Q1 के बीच में कितनी फोर्स होगी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। बाकी चार्जेस को भूल जाओ, तो क्या हो जाएगी वो K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और चार्जेस कौन से हैं, एक Q नॉट है, एक Q1 है, Q नॉट इंटू Q1 अपॉन, अब मैंने सारे चार्जेस लिए हुए हैं कौन से, पॉजिटिव, दैट इज लाइक चार्जेस की बात हो रही है। तो लाइक चार्जेस में मैंने बताया, लाइक चार्जेस में क्या होता है, लाइक चार्जेस में नंबर अपने चेंज कर देना, अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 आएगा, ठीक है, यहाँ भी 2 1 आएगा। सो ये शॉर्टकट है कॉलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में याद रखने का, ठीक है। सो यहाँ देखो ये फोर्स है 0 1, तो यहाँ पे आएगा R10 का स्केयर और यूनिट वेक्टर आएगा R10 प्लस F0 नॉट, ये हो जाएगा K टाइम्स चार्जेस कौन से दो चार्जेस के बीच की फोर्स है, ये 0 और 2 के बीच की, 0 और 2 के बीच की, Q0 एंड Q2। सो यहाँ आएगा Q0 इंटू Q2 अपॉन, यहाँ पे 0 2 है तो यहाँ पे आएगा R20, बिकॉज लाइक चार्जेस में नंबर चेंज कर देते हैं हम। सो R20 का यूनिट वेक्टर एंड प्लस सो ऑन, लास्ट वाली लिख दो अब, K टाइम्स चार्जेस कौन से हैं, Q नॉट एक Qn, Q नॉट इंटू Qn डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R0n है ना, तो यहाँ पे N0 लिख दो स्केयर और यूनिट वेक्टर आएगा N0, ठीक है। सो ये आपका आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बस इतना ही कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम, देखो वेक्टर सम किया है, साथ में डायरेक्शन भी लिया हमने, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। अब यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं हम, क्या कॉमन है, एक तो K कॉमन है और Q नॉट, K और Q नॉट देखो सबके साथ है, K क्या है, ठीक है, K है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर यहाँ पे इनके बीच में जो मीडियम है वो कौन सा है, फ्री स्पेस है, मैक्सिमम टाइम अगर मीडियम आपको नहीं दिया तो आपने मान के चलना है कि फ्री स्पेस ही है, तो एप्सिलॉन नॉट ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो शॉर्ट में हम K लिखते हैं, तो ये पूरा लिखने के बजाय, सो K इंटू Q नॉट ले लिया कॉमन, क्या बचेगा Q1 अपॉन R10 स्केयर इंटू R10 यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ बचेगा Q नॉट, ये तो कॉमन ले लिया, Q2 अपॉन R20 स्केयर इंटू R20 यूनिट वेक्टर एंड प्लस सो ऑन टू K और Q नॉट कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा Qn अपॉन और N0 स्केयर एंड और N0 यूनिट वेक्टर। सो ये आपका आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये जो अंदर ब्रैकेट में टर्म आई ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, देखो अगर आपके पास ऐसी कोई सीरीज बन रही है ना, 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस 5 स्केयर, तो इस पूरी सीरीज को मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ, ये सम का सिंबल होता है कि सम करना है आपको, किसको सम करना है, समीशन ऑफ, ये किसका सम हो रहा है, नेचुरल नंबर्स के स्केयर का सम है। देखो 1 2 3 कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, सो n स्केयर का सम है ये, और कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, यहाँ लिमिट लिख लेते हैं। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख लेता हूँ, इसको रीड कैसे करेंगे, समीशन ऑफ n स्केयर फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। सो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, F नॉट विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q नॉट, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये, इसको मैं लिखूंगा समीशन ऑफ, किसका सम है ये, Q R, और यहाँ भी एक R है, ठीक है, पहले सिर्फ ये लिखो, वेरिएबल लिखो Q R और यहाँ यूनिट वेक्टर R, नंबर अभी नहीं लिख रहा मैं, नंबर अभी लिखूंगा। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं, देखो कौन से नंबर नेचुरल नंबर है, यहाँ देखो Q1 है, यहाँ Q2 है, फिर Q3 होगा एंड Qn, तो Q के साथ जो नंबर आ रहे हैं नेचुरल नंबर, उसको मैं I से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है, I से, N से ना करके I से कर रहा हूँ, और I में लिमिट यहाँ पे लिख रहा हूँ, I कहाँ से लेके कहाँ तक है, I है 1 से लेके N तक, देखो ना
Q1 है, Q2 है, फिर Q3 होगा एंड सो ऑन टू देखो Qn है। सिमिलरली R के साथ देखो क्या है, नंबर क्या है 1 0 2 0, फिर आएगा 3 0, फिर आएगा n 0, दैट इज I0 का स्केल, और यहाँ पे भी आएगा RI0। तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसको जब मैं ओपन करूंगा वापस वही आएगा, आई की वैल्यू पुट करते जाओ और सम करते जाओ। आई की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ 1 आएगा, देखो यहाँ Q1 ही है। आई की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ R10 आएगा, R10 ही है। आर की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो R यूनिट वेक्टर 10 आएगा, वही आएगा। फिर सेकंड टर्म के लिए आई की वैल्यू फिर सम करना है, प्लस इस सिंबल का मतलब है सम, प्लस आ जाएगा प्लस। फिर आई की जगह 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आएगा एंड सो ऑन टू n पुट करूंगा तो ये टर्म आ जाएगा। So this is your superposition principle। क्या कहता है ये, the net force on a charge due to a number of charges will be equal to vector sum of all the individual forces। Now we will do some numericals on superposition principle। So numerical first, suppose आपको दो चार्जेस दिए हैं, एक पॉइंट A पे है चार्ज जो है 2 माइक्रो कूलम का, और एक यहाँ पे पॉइंट और है B, यहाँ पे भी एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का, ठीक है। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ से एक एक्सिस ड्रा की, सपोज ये मिड पॉइंट है इसका, ये एक्सिस पे एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे रखा हुआ है एक चार्ज 3 माइक्रो कूलम का। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। हमें पता है ये यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, तो इस चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स आपको फाइंड करनी है, इस चार्ज पे लगने वाली। सो इस चार्ज पे 2 फोर्सेस लगेंगी, एक फोर्स ये लगाएगा ये वाला चार्ज, एक फोर्स ये वाला लगाएगा। उन दोनों फोर्सेस का फिर हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने यही पढ़ा, द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे जो 2 कूलम इस पे लगाएगा 2 माइक्रो कूलम, और फिर ये वाला 2 माइक्रो कूलम जितनी फोर्स लगाएगा वो उन दोनों फोर्सेस को वेक्टर सम करना है। क्या करना है, वेक्टर सम, ठीक है। स्केलर्स की तरह सम नहीं करना, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। और आपको गिवन है ये पॉइंट O मान लो, आपको ये डिस्टेंस भी गिवन है, सपोज ये डिस्टेंस दिया 3 मीटर और ये डिस्टेंस भी 3 मीटर हो जाएगा, बिकॉज O इस लाइन का मिड पॉइंट है, ओके। और ये डिस्टेंस भी दिया आपको, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। सो पहले हम निकालते हैं जो फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा इस पे, ठीक है, FPA, इस फोर्स को नाम क्या देंगे, FPA, क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रही है, जो चार्ज P पे रखा है, और कौन लगा रहा है, जो चार्ज A पे रखा है। जिस पे फोर्स लग रही है उसका नंबर या अल्फाबेट हम पहले लिखते हैं, इस फोर्स को F1 बोल लो, ठीक है, F1। सो F1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस कौन से हैं, क्या है, 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम को मैं लिख दूंगा किसमें, कॉलम्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में लिखना है। माइक्रो एक फिक्स होती है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। 2 माइक्रो कॉलम का मीनिंग हो जाएगा, 2 माइक्रो कॉलम का मीनिंग हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम्स, ठीक है, ये याद रखना आप। इंटू सेकंड चार्ज क्या है, सेकंड चार्ज है 3 माइक्रो कूलम, 3 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये कॉलम्स ला लगा रहे हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं ना बाय यूजिंग कॉलम्स ला। किसके इक्वल होती है, K Q1 × Q2/R², यही फॉर्मूला पढ़ा था कॉलम्स ला में, F = K Q1 Q2/R², वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है AP, ये तो हमें नहीं पता बट ये फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है। सो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 25। सो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सो दिस डिस्टेंस AP इज इक्वल टू 5 मीटर। सो डिस्टेंस आपका 5 हो गया, सो 5 स्क्वायर। अब K की भी वैल्यू पुट कर दो। ये सारे चार्जेस हमने लेट किया कहाँ पे है, फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में K की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 इंटू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 5 स्क्वायर इज 25। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 2.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, इतनी फोर्स आएगी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमने निकाली F1। F1 फोर्स कौन सी है, द फोर्स विच एक्सपीरियंस बाय 3 कूलम चार्ज 3 माइक्रो कूलम चार्ज ड्यू टू 2 माइक्रो कूलम चार्ज जो A पॉइंट पे रखा हुआ है, उसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, बिकॉज हमें गिवन दिया है ये सारे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सो ये इसको रिपेल करेगा, सो इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। सो ये F1 की आपकी डायरेक्शन आ गई, ओके, दिस इज योर F1। अब हम निकालेंगे F2, मतलब जो B पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है वो इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 माइक्रो कूलम चार्ज ड्यू टू 2 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस्ड एट, क्योंकि ये भी 2 माइक्रो कूलम है, सो लिखना पड़ेगा प्लेस्ड एट B, जो B पॉइंट पे रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम चार्ज, उसकी वजह से जो फोर्स होगी उसको F2 मान लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आने वाला है, देख लो क्या आएगा, K
9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना 2 माइक्रोकूलम ही है यहाँ पे 2 × 10⁻6 आ जाएगा इंटू Q2 कितना है 3 × 10⁻6 और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्केयर। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 5 ही आने वाला है। देख लो नीचे वाली राइट एंगल ट्रायंगल देखो, अब ये वाली इसमें भी बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, ये भी 5 आएगा 5 मीटर। सो 5 का स्केयर, सो 4 सैम आने वाली है 2.16, मैग्नीट्यूड उसका सैम आने वाला है आपका, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अब इसकी इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है दोनों फोर्सेस की, बट मैग्नीट्यूड सैम है। वाई मैग्नीट्यूड सैम है, बिकॉज दोनों चार्जेस सैम थे ये वाले, और इस चार्जेस पे इक्वल दूरी पे थे, इक्वल दूरी पे थे। देखो ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम, इसलिए इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। अब ये भी इसको रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, क्योंकि रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो ये F2 की डायरेक्शन आ गई। सो डायरेक्शन यहाँ पे लिख दो, F1 की डायरेक्शन है अलोंग, देखो इस तरफ A से P की तरफ, अलोंग AP, और जो F2 की डायरेक्शन है वो है अलोंग B से P की तरफ, ये F2 की डायरेक्शन अलोंग BP। अब आपको नेट फोर्स निकालनी है 3 माइक्रोकूलम चार्ज पे, नेट फोर्स कितनी लग रही है वो हो जाएगी इन दोनों का वेक्टर सम। अब वेक्टर सम करने के लिए आपने एक मेथड तो पढ़ा था 11th में कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं A और B दो वेक्टर हैं आपके पास और उनके बीच में एंगल है थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। बट ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा नहीं सकते बिकॉज थीटा हमें पता नहीं है। थीटा होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब यहाँ पे हमारे वेक्टर्स ये हैं, एक ये है एक ये है, अब इनके बीच का ये एंगल हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं ये इसमें, तो इसलिए ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको, ठीक है। ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज ये ऊपर वाली और नीचे वाली ट्राइंगल देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इनके तीनों साइड्स इक्वल हैं, 3 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कॉमन वाली 5 मीटर 5 मीटर, तो एस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, सिमिलरली ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये चारों एंगल थीटा है, ठीक है, ये चारों एंगल थीटा है। अब मैं F1 और F2 को क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो F1 के दो कंपोनेंट, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना आपने सीखा होगा किस क्लास में, 11th क्लास में। अगर ये आपके पास एक वेक्टर है सपोज A और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक इसका इस तरफ आएगा रेक्टेंगुलर पार्ट A cos थीटा, और एक इस तरफ आएगा इसका कंपोनेंट, वो हो जाएगा A sin थीटा। किसी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों को मैं वापस ऐड करूंगा तो आंसर A ही आएगा। इस तरह से ऐड करना है वेक्टर्स की तरह, तो वापस आंसर A ही आएगा, ठीक है। तो किसी एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ कॉस वाला आएगा, ये आपको याद रखना है, उस तरफ कॉस वाला कंपोनेंट आएगा जिस तरफ थीटा होगा, ठीक है। अब F1 के दो कंपोनेंट्स बनाओ जल्दी से, तो ये थीटा है तो इस तरफ आ जाएगा F1 का कंपोनेंट F1 cos थीटा, आएगा नहीं आएगा, और इस तरफ आ जाएगा F1 sin थीटा। सिमिलरली F2 के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, देखो F2 ये थीटा है इसका, तो इस तरफ इसका आएगा कॉस वाला, सो F2 cos थीटा यहाँ पे आ गया, और ऊपर वाली तरफ आएगा इसका कौन सा कंपोनेंट, F2 sin थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे इक्वल है, क्योंकि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। F1 और F2 देखो हमने देखा जितनी F1 की वैल्यू है उतनी F2 की वैल्यू है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, और sin थीटा ये तो हुए इक्वली, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये हो जाएंगे कैंसिल। तो इसके बाद आपके क्या लिखना है, बाय रिजॉल्विंग F1 एंड F2 into rectangular components we will get F1 sin theta and F2 sin theta being equal and opposite cancels each other, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब नेट फोर्स कितनी बची, देखो अब ये वाले दोनों ऐड कर देने आपको, वही नेट फोर्स हो जाएगी। ये देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक हो जाएगा F2 cos थीटा, एक हो जाएगा F1 cos थीटा, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने का ऐड इसलिए करेंगे, सिंपल नंबर्स की तरह ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आपको वेक्टर्स में आपने शॉर्टकट पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उनको जस्ट नंबर्स की तरह ऐड कर दो, क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 है। देखो cos 0 पे कितना होता है, cos 0 पे 1 हो जाएगा ना, ये क्वांटिटी होगी 1, बचेगा क्या, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये तो A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट उस केस में आता है A प्लस B। सो जिस केस में दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम हो, दैट इज अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का हो, तो उनका रिजल्टेंट जस्ट ऐड करके आता है, मतलब नंबर्स की तरह ऐड करके आता है, क्योंकि देखो A प्लस B करना है, सिर्फ A प्लस B करना है, ठीक है। और अगर अपोजिट हुए 180 डिग्री का एंगल हुआ तब A माइनस B कर देना है, क्योंकि 180 पे -1 होता है,
कॉस थीटा कॉस 180 -1 होता है, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल तो a माइनस बी आएगा। ये केसेस अपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, उनका रिजल्टेंट जस्ट ऐड करके आता है। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी इक्वल टू, वो हो जाएगी इन दोनों के सम के इक्वल, ठीक है, F2 cos थीटा एंड F1 cos थीटा, दैट इज F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। अब F1 F2 तो इक्वल है, तो मैं F2 की जगह भी F1 लिखूंगा, ठीक है, F1 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल है, हमने देखा मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स F1 cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है 2.16 इंटू 10⁻³ इंटू cos थीटा की हमें थीटा गिवन नहीं है, तो cos थीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो इनको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 3.32। सो cos थीटा को अभी एज इट इज रहने तो इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2 to the 4.32 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू cos थीटा। अब cos थीटा नहीं पता हमें, लेकिन cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इन दिस ट्राइंगल। देखो इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है, cos थीटा की रेशियो क्या होती है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस ट्राइंगल का बेस थीटा वाली साइड जो होता है वो बेस होता है, सो बेस आ गया 4 और हाइपोटेन्यूज आ गया 5, सो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 3.456 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ये तो उसका मैग्नीट्यूड आया, अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन भी बतानी है ना हमें, तो डायरेक्शन तो हमें फिगर से ही पता चल गई थी, इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, दैट इज अलोंग ओपी, तो डायरेक्शन यहाँ पे लिख दो अलोंग ओपी। तो दिस इज योर न्यूमेरिकल फर्स्ट, जिसमें आपको नेट फोर्स फाइंड करनी थी, ठीक है। Next numerical, find the magnitude of resultant force on a charge of 1 microcoulomb held at P due to two charges of 2 × 10⁻⁸ coulomb and -10⁻⁸ coulomb at A and B respectively. Given AP is equal to 10 cm, BP is equal to 5 cm and angle APB is equal to 90 डिग्री। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने फिगर बनाई यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहा है कि A और B पॉइंट पे दो चार्जेस रखे हैं, A पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁸ coulomb। B पॉइंट पे एक चार्ज रखा है जो नेगेटिव है। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे सारे चार्ज पॉजिटिव थे, बट यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। और एक पॉइंट P पे चार्ज रखा हुआ है आपने, P पे कितना चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मींस 10⁻⁻⁶ कूलम है ना, 1 × 10⁻, देखो ना 1 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, 1 × माइक्रो की जगह आएगा 10⁻⁶ कूलम, तो 1 को इससे साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁶ कूलम ही आने वाला है। सो 10⁻⁶ कूलम यहाँ पे चार्ज रखा है और इसी चार्ज पे आपको नेट फोर्स फाइंड करनी है। अब इस चार्ज पे दो फोर्सेज लगेंगी, 1 ड्यू टू दिस चार्ज एंड 1 ड्यू टू दिस चार्ज। उन दोनों फोर्सेज का फिर हम पहले वो दोनों फोर्सेज फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, ओके। सो सोल्यूशन पहले हम फाइंड करते हैं, जो इस 1 कॉलम पे फोर्स लगाएगा, 1 माइक्रोकूलम पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। अब ये पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव दिया, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा विद अ फोर्स, ठीक है। सो हम लिखते हैं पहले फोर्स ऑन +1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव 2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज। उस फोर्स को नाम दे देते हैं हम F1 विच इज इक्वल टू, पहले K आएगा, K मीन्स 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना चार्ज है, ये आ गया आपका Q1 2 × 10⁻⁸ इंटू Q2 है 1 माइक्रोकूलम दैट इज 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इनके बीच का डिस्टेंस आपको पहले से दिया है दैट इज 10 स्क्वायर, ठीक है। बट ये 10 जो है ये सेंटीमीटर में दी है, आपको इसको लिखना है मीटर्स में, क्योंकि SI यूनिट्स में होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में हर एक चीज़ SI यूनिट्स में होनी चाहिए। सो 10 को जब आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर्स में, तो वो 0.1 आएगा, सो 0.1 स्क्वायर। सो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट F1 इज इक्वल टू 18 × 10⁻³ न्यूटन। दिस इज योर फोर्स F1, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है, जो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे लगा रहा है। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा मतलब इसको रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी दैट इज अलोंग AP इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। दिस डायरेक्शन इज ऑफ फोर्स F1, ठीक है। डायरेक्शन भी मिल गया हमें, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, ओके। नेक्स्ट, फोर्स ऑन +1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू, दूसरा चार्ज कौन सा हमारे पास, -10⁻⁸ कूलम चार्ज इज,
उस फोर्स को हम F2 से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, पहले आएगा K दैट इज 9/10⁹, फिर आएगा Q1 कितना है, यहाँ माइनस साइन नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं तो इसमें माइनस साइन नहीं लेना, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लो 10⁻⁸, माइनस साइन क्यों नहीं लेना मैं अभी बताऊंगा, इंटू Q2 कितना है 10⁻⁶ कूलम, और डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्केयर, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो आएगा 0.05 का होल स्केयर। अब माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है, माइनस साइन का मतलब ये हो गया कि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों अनलाइक चार्जेस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स, ये जो फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, दैट इज ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन किसकी, F2 की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग PB होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलोंग PB, तो ये माइनस साइन का मीनिंग था, माइनस साइन का मीनिंग हमने यहाँ पे लिख दिया, उससे हमें डायरेक्शन पता चलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं डालनी है अपनी वैल्यू वो माइनस, सो F2 विल बी इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 36 × 10⁻⁻³ न्यूटन्स, और इसकी डायरेक्शन आपकी आ गई अलोंग PB। तो दोनों फोर्सेज आपको मिल चुकी हैं, दोनों का आपका डायरेक्शन भी मिल चुकी है, अब बस इनका वेक्टर सम करना है, ठीक है, इनका क्या करना है, वेक्टर सम करना है आपको। अब देखो यहाँ पे वेक्टर सम करना ईजी है, क्योंकि दोनों फोर्सेज के बीच का जो एंगल है वो आपको पता है इस केस में, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो आपको पता है इस केस में, तो हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं A एंड B और उनके बीच का एंगल आपको गिवन है, ये वेक्टर A है ये वेक्टर B है, इनके बीच का एंगल आपको गिवन है थीटा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो इन दोनों के बीच में से जाएगा, ये हमेशा याद रखना, वो इन दोनों के बीच में से जाएगा, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम ला पड़ा है ना, पैरेललोग्राम कि ये आ गई दो साइड्स, ये दो वेक्टर, तो अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, ये वाली पैरेललोग्राम अगर मैं कंप्लीट करूं ये वाली, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा, और हमें पता है पैरेललोग्राम का डायगोनल बीच से जाता है, दैट इज इस एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है, अगर ये पूरा एंगल 60 का हुआ तो ये 30 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जब भी दो वेक्टर्स का आप ऐसे दो वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स का जब भी रिजल्टेंट फाइंड करोगे उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो उन दोनों के बीच में से जाएगा, ठीक है, इतना याद रख लो। अगर को इनिशियल हुए तो यहाँ पे को इनिशियल ही है, को इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, देखो इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बिकॉज ये पूरा हाफ एंगल 180 का होता है ना, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सो इस केस में रिजल्टेंट निकालना बिल्कुल ईजी है, हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। सो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज, या आप लिखो नेट फोर्स, जो नेट फोर्स हो जाएगी नेट फोर्स ऑन +1 माइक्रो कूलम चार्ज दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इंटू cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, अब ये वैल्यू आपको बस सिंप्लीफाई करना है इसको, F1 की वैल्यू क्या है 18 × 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस F2 की वैल्यू क्या है 36 प्लस इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2, सो F1 आ गया आपका 18 × 10⁻³ इंटू F2 आ गया 36 इंटू 10⁻³ इंटू cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, सो इंटू 0, तो ये पूरा फैक्टर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, सो यू विल गेट ओनली, इन दोनों को आप ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट, इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, 4.024 × 10⁻⁻² न्यूटन, ये आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, स्केयर करना है पहले, 18 का स्केयर आएगा यहाँ पे, यहाँ 10⁻⁻6 हो जाएगा, 36 का स्केयर करना है और साथ में 10⁻⁻6 हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो नेट फोर्स हमने निकाली F, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, अभी बताया इन दोनों के बीच में से निकलेगा, ठीक है, सो इन दोनों के बीच में दैट इज ये 45 डिग्री पे इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इस पॉइंट को मान लो C, ठीक है, अलोंग PC, वो फिगर में हमने डायरेक्शन बता दी अलोंग PC, सो दिस इज योर न्यूमेरिकल साइकिल।